नमस्कार, जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं आपके साथ पूजा और आपका स्वागत करती हूं आदिनाथ टीवी चैनल के विशेष कार्यक्रम हेल्दी अंगस्तान में। दर्शकों, हर बार की तरह हमारी आज भी यही कोशिश रही कि हम आप तक नई बीमारी के बारे में, जितनी भी ट्रीटमेंट या लक्षण के बारे में हम आप तक तमाम जानकारी पहुंचाए। तो अगर देखा जाए तो आजकल लोग जिस तरह से गैजेट फ्रेंडली हैं और ऐसे में उनकी लाइफ भी बिल्कुल गैजेट की तरह हो गई है। वो जिस तरह से 48 घंटे का काम वो सिर्फ 24 घंटे में निपटाना चाहते हैं, ऐसे में वो अपने शरीर की तरफ ध्यान नहीं दे पाते और ऐसे में पनपती है उनके शरीर में बहुत सारी बीमारियां, जिनसे निदान पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी ही आज दो बीमारियों के बारे में हम बात करें। जी हाँ, हम बात करें स्लिप डिस्क और साइटिका के बारे में, जो कि काफी आम बीमारी है, लेकिन अब ये काफी खतरनाक भी हो सकती है। तो आज हमारे साथ इसके लिए बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुदीप जैन, जो कि आपको बता दें MS और MCH एंड डायरेक्टर ऑफ स्पाइन सॉल्यूशंस इंडिया, नारायणा विहार, न्यू दिल्ली से हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सादा जी दर्शकों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस तरह से सर हमारे साथ जुड़ गए हैं। और सर, आज हम बात करेंगे स्लिप डिस्क के बारे में और साइटिका के दर्द के बारे में, क्योंकि ये बहुत आम बीमारी है और लोग जो हैं इसको समझते नहीं हैं और इतना सीरियसली नहीं लेते हैं। तो सर, सबसे पहले हम स्लिप डिस्क के बारे में बात करते हैं। अगर देखा जाए तो स्लिप डिस्क क्या होता है? जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, स्लिप डिस्क डिस्क के जेल के सरकने की बीमारी है, उसके स्लिप होने की बीमारी है। हमारे डिस्क का जेल बहुत हाई प्रेशर में होता है और उसको कंटेन करने के लिए उसके चारों तरफ एक कार्टिलेज की कैप होती है। अगर किसी वजह से वो कार्टिलेज की कैप कमजोर पड़ जाए, उसमें कोई टीयर डेवलप हो जाए, वो रप्चर हो जाए और डिस्क का जेल अगर लीक हो जाए, पीछे नसों की तरफ नसों को दबाने लगे स्क्वीज आउट होकर के, और उससे होने वाले दर्द और नसों पे होने वाले प्रेशर को हम स्लिप डिस्क बोलते हैं। जी, और सर अगर देखा जाए तो क्या ये स्लिप डिस्क लोगों के मन में होता है कि हमको किस मतलब शरीर के कौन से हिस्से में जो इसका दर्द जो है वो होता है और कहाँ होता है? जी, हमारे कमर की रीढ़ की हड्डी की संरचना में 3 भाग हैं। हमारी गर्दन की नाड़, जिसको सर्वाइकल स्पाइन बोलते हैं, अगर वहाँ पर डिस्क खिसकती है या उसका जेल सरकता है तो उसको सर्वाइकल स्लिप डिस्क बोलते हैं। सबसे ज़्यादा कॉमन लेकिन ये हमारे कमर के निचले भाग में है, जिसको लंबर स्पाइन बोलते हैं। लंबर स्पाइन में 80-90% जो केसेस हैं वो लंबर स्पाइन के होते हैं। 10 से 20% केसेस सर्वाइकल स्पाइन, हमारी गर्दन की नाड़ के, और जो बीच का पोर्शन है जिसको डॉर्सल या थोरेसिक स्पाइन बोलते हैं, वहाँ पर भी ये बीमारी होती है, लेकिन उतनी कॉमन नहीं है। वो केवल 2-4% मामलों में होता है। जी बिल्कुल। और जिस तरह से आपने बताया कि किस तरह से बीमारी जो है कौन कौन से हिस्से में होती है शरीर के, लेकिन सर जिस तरह से अगर देखा जाए तो आम लोगों के शरीर में जो दर्द, जिस तरह से हम चेयर पोजीशन जो है हमारी, हम इतने इतने घंटे ऑफिस में काम करते हैं और इसकी वजह से हमारे जो गर्दन में दर्द है या फिर हमारे जो बैक पेन है वो बहुत ही आम है, तो लोग इसको समझ नहीं पाते हैं। तो अगर हमारे शरीर में जिस तरह से स्लिप डिस्क की हम बात करें, अगर ये पनप रहा है तो इसके क्या लक्षण, क्या सिम्टम्स हैं? ये प्रॉब्लम आजकल ज़्यादातर यंग एज में ही होती है। ज़्यादातर पेशेंट बहुत यंग मिलेंगे क्योंकि सिटिंग डेस्क जॉब्स ज़्यादा हैं, पोस्चर का ध्यान नहीं रखते हैं, प्रॉपर वर्क स्टेशन पे काम नहीं करते हैं। ख़ास तौर पे कोरोना के चक्कर में 2-2.5 साल से काफ़ी ज़्यादा वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, तो लोग कैसे भी काम करते हैं, प्रॉपर वर्क स्टेशन नहीं है, झुक के काम करते हैं, गर्दन को उकड़ू रखते हैं, कमर को उकड़ू रखते हैं। तो ये एक लाइफस्टाइल ना रिलेटेड प्रॉब्लम है काफ़ी हद तक। गर्दन के भाग में जब ये चालू होती है तो गर्दन में और कमर के उछले हिस्से में, ऊपर के हिस्से में और कंधों के पीछे, जिनको पुट्ठे बोलते हैं, उनमें दर्द होता है। और अगर ये लंबर स्पाइन में, लोअर बैक में होती है तो कमर में और कूल्हों के पिछले भाग में, पेल्विस में दर्द होता है। और जब नसें ज़्यादा दबने लगती हैं तो फिर ये पेन रेडिएट करने लगता है। सर्वाइकल डिस्क में पेन ज़्यादातर हाथों में आता है और लंबर डिस्क में जो ज़्यादा कॉमन है उसमें पेन जो है नीचे पैरों में आता है और पूरा वो नीचे तक रेडिएट करता है। एक बार अगर पैर की या हाथ की नसों में खिंचाव चालू हो जाए और नसें बहुत ज़्यादा स्टिफ होने लगें, तो आप समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं आपको नर्व कंप्रेशन चालू हो गया है और साइटिका पेन की शुरुआत हो चुकी है। जी बिल्कुल। और सर, जब आपने साइटिका पेन की यहाँ पे बात करी है, और तो ऐसे में कई बार जो बीमारी होती है, जैसे इस यहाँ पे हम स्लिप डिस्क और साइटिका की बात करें तो लोग इसे समझ नहीं पाते कि आखिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्या अंतर है इन दोनों बीमारी? जी, स्लिप डिस्क का जो शुरुआती स्टेज है
जिसको हम टेक्निकली डिस्क प्रोट्रूजन या डिस्क बल्ज बोलते हैं। जब तक कि कार्टिलेज की कैप फटी नहीं होती है और डिस्क का जेल कार्टिलेज की कैप के अंदर होता है, तब तक ज़्यादातर जो दर्द है वो लोकलाइज होता है। अगर गर्दन की नाड़ में प्रॉब्लम है तो गर्दन में और अपर ना स्पाइन में, कंधों में दर्द होता है। अगर लंबर स्पाइन में है तो लोअर बैक में और कूल्हों में दर्द होता है। इसकी नेक्स्ट स्टेज जब कार्टिलेज फट जाती है, उसमें टीयर डेवलप हो जाता है और जेल बाहर निकल जाता है, जिसको हर्निएशन भी बोलते हैं कि डिस्क हमारी हर्निएट हो गई है, बाहर निकल गई है, तो फिर वो पेन रेडिएट करने लग जाता है और शायटिका पेन की शुरुआत हो जाती है, जो पैरों में, हाथों में पूरा नीचे तक जाता है, सुन करता है हाथों को, पैरों को, झुंझुनाहट होती है, टिंगलिंग सेंसेशन होती है, जलन होती है, चुभन होती है, पिंस एंड निडल्स जिसे बोलते हैं, और पैरों में, हाथों में कमजोरी आनी चालू हो जाती है, मोटर वीकनेस डेवलप होती है, भारीपन लगता है। तो बहुत सारे सिम्टम्स उसी डिस्क के स्लिप या हर्निएशन की अनुपात में बढ़ते जाते हैं और कई बार एक्सट्रीम केसेस में पैरालिसिस भी डेवलप हो सकता है। इसकी वजह से कई बार टॉयलेट बाथरूम में प्रॉब्लम आती है, पेशाब का कंट्रोल ख़राब होने लग जाता है। तो ये ग्रेड 1, ग्रेड 2 करके ग्रेड 5 तक डिस्क हर्निएशन होता है और उसी अनुपात में सिम्टम्स बढ़ते जाते हैं जैसे जैसे प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। जी बिल्कुल सर, लेकिन जिस तरह से आपने बताया, और अगर देखा जाए तो घर में जो महिलाएं होती हैं वो लगातार काम करती हैं और उनको जो नसों का, जिसकी हम साइटिका की बात करें, अक्सर उनके ये वो बोलती हैं झंझनाहट हो रही है हमें नसों में, कभी हाथों में, कभी पैरों में, और उन पर वो ध्यान नहीं देती। वो आमतौर पर घर पर ही कोई दवाई खा लेती हैं, पेन किलर खा लेती हैं और इस पर ध्यान नहीं देती। और आपने बताया कि किस तरह से ये बीमारी जो है बढ़ सकती है, पैरालाइज तक हो सकता है। लेकिन अगर लोग इसको समझ रहे हैं, जो लोग हमें देख रहे हैं, जो महिलाएं हमें देख रही हैं, अगर वो इस बीमारी को समझ रही हैं, तो उनके मन में ये सवाल आता है कि हम कहाँ जाएं, किस तरह से इसका ट्रीटमेंट कराएं। जी, अगर एक बार सिग्निफिकेंट न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हो रहे हैं, केवल कमर दर्द या गर्दन दर्द से बात आगे बढ़ चुकी है और हाथों में, पैरों में सिम्टम्स आने लगे हैं, झुंझुनाहट होने लगी है, सुनपना होने लगा है, तो फिर सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए, पेन किलर्स नहीं लेने चाहिए। वो उसका पूरा प्रॉपर इलाज नहीं है। फिर डॉक्टर की सलाह पे ही काम करना चाहिए, उसको प्रॉपरली डायग्नोज करना चाहिए और जिस हिसाब से डॉक्टर आपको दवाइयाँ बताएं या आगे का इलाज बताएं उस, क्योंकि ये नसों का मामला है, ये बहुत सेंसिटिव डेलिकेट टिश्यू है हमारी बॉडी का, इसके साथ हम लापरवाही नहीं बरत सकते हैं। हमें एक बार अगर हमारे हाथ पैरों में प्रॉब्लम हो रही है तो फिर सेल्फ मेडिकेशन को बिल्कुल थाम देना चाहिए और प्रॉपर ट्रीटमेंट की तरफ प्रोग्रेस करना चाहिए। जी बिल्कुल सर, वही जिस तरह से ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं, तो जैसे कई सारी बीमारियां होती हैं जिनका ऑपरेशन होता है या ओपन सर्जरी होती है या फिर उनको किसी तरह के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, तो इस बीमारी में किस तरह का ट्रीटमेंट होता है? जी, इसमें भी स्टेप वाइज ट्रीटमेंट है। अर्ली ग्रेड 1, ग्रेड 2 डिस्क हर्निएशन, जिसको प्रोट्रूजन या बल्ज बोलते हैं, उसका कंजर्वेटिव मेडिकल मैनेजमेंट हो जाता है, उसमें ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है, कई महीने लग सकते हैं, बट अगर रेगुलर फिजियोथेरेपी की जाए और अपनी बैक मसल्स को स्ट्रॉन्ग किया जाए, स्ट्रेचिंग की जाए प्रॉपर, और कुछ दवाइयों के सहारे से, एंटी इन्फ्लामेटरी और कुछ न्यूरोपैथिक मेडिसिन के साथ, ये महीने 2 महीने के ट्रीटमेंट में या कई बार टाइम ज़्यादा भी लग सकता है, बट ये सॉल्व हो जाती है प्रॉब्लम और परमानेंटली सॉल्व हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है ग्रेड 3, ग्रेड 4 डिस्क हर्निएशन की, जब सिम्टम्स नसों में आने लग जाते हैं, जब पैरों में, हाथों में भी प्रॉब्लम आने लग जाती है, दर्द होने लग जाता है, सुनपना, झुंझुनाहट होने लगती है। तो ऐसे में कमर जब ये प्रॉब्लम कम से कम 1.5-2 महीने की फिजियोथेरेपी से भी सॉल्व नहीं हो पाती है, तो फिर हम नसों में, डिस्क में कुछ इंजेक्शंस लगाते हैं। कई तरीके का पेन मैनेजमेंट किया जाता है इंजेक्शंस के थ्रू और ज़्यादातर उनका असर परमानेंट रहता है और अच्छा रिस्पॉन्स आता है और सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। केवल 10 से 20% मामले ऐसे हैं जब डिस्क की कार्टिलेज बिल्कुल रप्चर हो जाती है और जेल पूरा बाहर एक्सट्रूड हो जाता है, जिसको ग्रेड 4, ग्रेड 5 डिस्क हर्निएशन या एक्सट्रूजन बोलते हैं कि, और ना प्रॉपर मतलब जेल निकल चुका है, अब वो कार्टिलेज की कैप के अंदर नहीं है। उसमें फिर ये सब चीज़ें, चाहे वो पेन मैनेजमेंट हो, चाहे इंजेक्शंस हो, ये काम नहीं करते हैं, उनकी हम फिर सर्जरी करते हैं। बट ये मामले 10 से 20% के बीच में हैं। ज़्यादातर 70 to 80% कंजर्वेटिवली मेडिकली मैनेज हो जाता है। और अगर सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, जिन 20% केसेस की मैं बात कर रहा हूँ, तो आजकल ये सर्जरी स्लिप डिस्क की टोटली एंडोस्कोपिक सर्जरी होती है, जिसको एंडोस्पाइन
या मिनिमली इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी बोलते हैं, अब इनके लिए ओपन सर्जरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि स्पाइन सर्जरी को लेकर के बहुत भ्रांतियाँ हैं और बहुत डर है, बहुत नेगेटिव ना इमेज है। अब वो चीज़ बिल्कुल बदल चुकी है, अब इनके लिए ओपन सर्जरी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। ये जहाँ पर ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट है और सर्टन है कि सर्जरी ही होगी, उनमें से कम 95% सर्जरीज एंडोस्पाइन और लेज़र की हेल्प से की जाती है बिना चीरा फाड़ी किए। जी जी सर, और जैसे हम बात कर रहे हैं तो अक्सर देखा गया है बीमारियां जो है शरीर के बाकी हिस्सों में भी फैलने लग जाती है, तो क्या इस बीमारी में भी ऐसा होता है कि एक शरीर के एक अंग से दर्द उठा और वो धीरे धीरे पूरे शरीर में होने लग गया? क्योंकि कई लोगों को देखा गया कि पहले उनकी गर्दन में दर्द हुआ, वो फिजियोथेरेपिस्ट के पास भी गए, लेकिन बीच में उन्होंने इलाज जो है वो छोड़ दिया या नहीं करवा रहे, और उसके बाद वो शरीर के ये बाकी हिस्सों में भी बढ़ने लग जाती है। देखिए, नसें हमारी बॉडी का रिमोट कंट्रोल है और हमारी पूरी बॉडी को रेगुलेट करती हैं, हमारे हाथों को, पैरों को, हमारी पूरी बॉडी के सिस्टम को। तो आपने एक बहुत रेलेवेंट सवाल पूछा। बहुत सारे मरीज समझ ही नहीं पाते हैं क्योंकि उनका पेन चेंज होता रहता है, शिफ्ट होता रहता है, माइग्रेटिंग पेन होता है, लगातार नहीं होता है, कभी होता है बहुत तेज होता है फिर आराम हो जाता है, कभी कहीं होता है कभी कहीं होता है। अगर इस तरीके का नॉन स्पेसिफिक पेन है जो चेंज हो रहा है, जिसका शिफ्टिंग नेचर है, या जो रेडिएट कर रहा है या रेफर हो रहा है कि सोर्स तो कमर में है, रीढ़ की हड्डी में जहाँ पर नस दबी हुई है, लेकिन कई लोगों को कमर में उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, गर्दन में उतना दर्द नहीं होता है, वो हाथ पैरों में प्रॉब्लम ज़्यादा बता रहे होते हैं। तो जब इस तरीके के सिम्टम्स होते हैं तो हमें समझना चाहिए कि इनका नसों के दबने की वजह से होने के चांसेस ज़्यादा हैं किसी और बीमारी या किसी और प्रॉब्लम के अनुपात में, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम तुरंत ही किसी स्पाइन स्पेशलिस्ट के पास पहुँचें और अपनी नसें चेक कराएं, फिजिकली एग्जामिन कराएं, और उसके लिए रेलेवेंट इन्वेस्टिगेशंस जो एक्सरे एमआरआई वगैरह किया जाता है, नसों की जांच की जाती है, वो तुरंत कराएं। जहां पर डायग्नोसिस समझ नहीं आ रहा है और नॉन स्पेसिफिक पेन है, वहां पर हमेशा चांसेस ज़्यादा इस बात के होते हैं कि वो नसों का दर्द है, कहीं ना कहीं हमारे स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट कर रहा है। जी बिल्कुल। और अगर एक सवाल ये भी है, क्योंकि कई बार देखा गया है कि लोग जो हैं वो सो तक नहीं पाते हैं रात को, और उनको बताया जाता है कि कई बार उनको पोजीशन बताई जाती है कि अब आपको अगर इस शरीर के इस हिस्से में स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है तो आप ऐसे रेस्ट करिए या इस तरह से बैठिए या आप ये सामान मत उठाइए, लेकिन अगर लोग उसको इग्नोर करते हैं तो क्या ये बढ़ सकता है? नाइट क्राइज बहुत कॉमन है स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम में। ज़्यादातर मरीज शुरुआती स्टेजेस में ख़ास तौर पे कि हम दिन में काम करते हैं तो हमें ठीक रहता है, हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, हम चलते फिरते रहते हैं, सारे काम कर लेते हैं, लेकिन रात को सोया नहीं जाता है, इतना तेज़ दर्द होता है कि बिल्कुल नींद ही नहीं लगती है, रात को नींद खुल जाती है। ये नाइट क्राइज अगर हो रहे हैं तो इनका भी स्लिप डिस्क से डायरेक्ट कोरिलेशन है। रात को जब मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं, लूजन अप हो जाती हैं, तो डिस्क और कांटेक्ट में आ जाती है, डिस्क का प्रेशर और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये टिपिकल प्रेजेंटेशन है स्लिप डिस्क के पेशेंट्स की, और इसमें कुछ पोजीशंस डिस्क्राइब्ड हैं जो इनिशियल स्टेज में जब ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है और हम दवाइयों से जब कंजर्वेटिवली मैनेज कर रहे हैं तो हम पेशेंट को बोलते हैं कि आप एक सॉफ्ट तकिया गर्दन के नीचे पूरा सरका करके लगाएं, जो पूरा अपर बैक को भी पूरा सपोर्ट दे। उसकी पोजीशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली हम तकिया गलत लगाते हैं, केवल सर के नीचे लगाते हैं और गर्दन को फ्री छोड़ देते हैं। गर्दन को पूरा सपोर्ट मिलना और गर्दन को क्या पूरा नीचे कंधे तक सपोर्ट मिलना बहुत ज़रूरी है। सॉफ्ट पिलो होना चाहिए। ऐसे ही एक सॉफ्ट पिलो हमें कमर के निचले भाग के नीचे रखना होता है। इसको फाउलर्स पोजीशन बोलते हैं टेक्निकली मेडिकल भाषा में। एक मोटा सॉफ्ट पिलो कमर के निचले भाग के नीचे रखें, और जब आप सीधा, अगर आपको सीधा सोने की हैबिट है, अगर आप पीठ के बल सोते हैं, तो आपको दो मोटे मोटे तकिए घुटनों के नीचे रखने हैं, जिससे कि आपका पैर मुड़ा हुआ रहे और रात को आपकी नर्व्स रिलैक्स रहें, खिंचाव में ना रहे, तभी आप सो पाएंगे। और अगर आपको करवट सोने की आदत है, जब आप करवट लेते हैं तो इसमें भी एक सिंगल पतला पिलो साइड में बगल में रखते हैं और पैरों को अपना कूल्हे से और घुटनों से मोड़ करके फाउलर्स पोजीशन में सोते हैं, मसल्स को रिलैक्स करने के लिए, नर्व्स को रिलैक्स करने के लिए, जिससे कि आपको नींद लग पाए, जब तक कि कंजर्वेटिव ट्रायल चल रहा है, जब तक ऑपरेशन की नौबत नहीं आ रही है। जी,
बिल्कुल। और ये तो सोने और की पोजीशन के बारे में बात होगी, लेकिन अगर कोई भी बीमारी होती है, उसका इलाज चल रहा होता है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो डॉक्टर्स जो है सलाह देते हैं एक डाइट प्लान की, और जिस तरह से हमारा दिनचर्या होता है उसको बदलने के लिए कहते हैं। और ये बीमारी तो आपके शरीर के ये उन हिस्सों में है जिससे आपका शरीर काम कर रहा होता है। तो ऐसे में क्या यहाँ पर इस बीमारी के लिए भी किसी तरह का डाइट प्लान होता है? जी, स्लिप डिस्क में कई नई चीज़ें सामने आई हैं और पहले इतना नहीं समझा जाता था इसका डाइट के साथ कोरिलेशन, बट अब जैसे जैसे रिसर्च हुई है ये देखा गया है कि तला हुआ बंद करने से, ज़्यादा चिकनाई, पराठे ना जैसे, और बाहर का खाना, फास्ट फूड जिसे बोलते हैं, जंक फूड बंद करने से, ज़्यादा स्पाइसी बंद करने से, अगर आप ज़्यादा तीखा मिर्च मसाले नहीं यूज़ करते हैं तो देखा गया है कि इस दर्द में थोड़ी राहत मिलती है। ऐसे पेशेंट ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं जो घर का खाना खाते हैं और हेल्दी ना न्यूट्रिशियस डाइट लेते हैं, ज़्यादा गरिष्ठ खाना नहीं खाते हैं। वजन ना बढ़ने दें, वजन से बहुत फ़र्क पड़ता है स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम में, खासतौर पे नीचे की जो लोअर बैक, लंबर स्पाइन की जो डिस्क है, ये पूरा लोड लेती हैं वो बॉडी का, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाइड्रेशन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल देखा गया है। आजकल देखा गया है कि बहुत ज़्यादा जो पानी पीते हैं और जिससे कि शरीर में तेजाब भी कम होता है, यूरिक एसिड कम होता है, जिनका यूरिन आउटपुट अच्छा होता है, उन लोगों को दर्द में राहत मिलती है अपना फ्लूइड इंटेक इंक्रीज़ करने से। और फ्लूइड के अलावा थोड़ा इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इम्प्रूव करने से, कुछ नारियल पानी लेने से, नींबू पानी लेने से, इस देखा गया है कि ऐसे पेशेंट थोड़ा कंफर्टेबल जोन में आ जाते हैं जिनको बेइंतहा दर्द होता है और कंट्रोल नहीं हो पा रहा होता है, और ये दवाइयों का असर बढ़ाने में भी ये चीज़ें हेल्प करती हैं। और हमारे को अपना डाइट में प्रोटीन इंटेक लेकिन इंक्रीज़ करना होता है। कोशिश करें कि जितना शुद्ध शाकाहारी भोजन लें। नॉन वेज जो लेने वाले हैं उनमें तेजाब ज़्यादा बनता है, यूरिक एसिड बढ़ता है, उससे डिस्क प्रॉब्लम बढ़ती है और डिस्क ज़्यादा हार्ड होती है, कड़ी होती है। तो शाकाहारी भोजन प्रिवेंटिव है स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम में, ज़्यादा अच्छा माना जाता है। और अपना मिल्क इंटेक इंक्रीज़ करें। आपको प्रोटीन लेना है तो वो आप शाकाहार माध्यम से लें, उसके लिए नॉनवेज की ज़रूरत नहीं है। आप अपना दूध लें, दही लें, पनीर लें, आप डेली थोड़ा पनीर खा सकते हैं। ये चीज़ें काफ़ी इफ़ेक्टिव मानी गई हैं। इससे मसल्स भी स्ट्रांग होती हैं, हमारी बैक मसल्स टोन अप होती हैं, डिस्क के ऊपर लोड कम पड़ता है और डिस्क की सूजन जाने में, उसका प्रेशर जाने में हेल्प मिलती है। जी बिल्कुल सर। और सर हमेशा से ही हम किसी भी बीमारी के बारे में बात करते तो हम ये सवाल ज़रूर रखते हैं, क्योंकि आम जनता हमें सुन रही है, और आम जनता अगर देखा जाए तो भारत में सबसे ज़्यादा लोग जो है अपनी बीमारी की तरफ तभी ध्यान देते हैं जब वो जानलेवा हो जाती है। और ऐसे में अगर हम इस बीमारी की भी बात करें, ये तो कितना खर्चा किसी पेशेंट को आता है अगर वो पूरा इलाज लेता है इसका प्रॉपर? जी देखिए ना, जिनको ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है उनका खर्चा इतना ज़्यादा नहीं है। दवाइयाँ अवेलेबल हैं जो बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, बहुत कॉस्टली नहीं है। प्रॉपर सलाह के साथ दवाइयाँ लें तो इतना महंगा इलाज नहीं है। फिजियोथेरेपी भी कोई ऐसा बहुत कॉस्टली अफेयर नहीं है। और एंडोस्पाइन के आने की वजह से, क्योंकि अब ये मेजर सर्जरी नहीं रह गई हैं, जैसे पहले ओपन सर्जरी होती थी, पूरा खोल करके चीरा फाड़ी करके ऑपरेशन करना पड़ता था, और जब इतना बड़ा मेजर ऑपरेशन होता था तो फिर उसमें इम्प्लांट भी यूज़ करना पड़ता था, अंदर स्क्रू रॉड वगैरह लगाने पड़ते थे, तो एक कॉस्टली सर्जरी हो जाती थी जिसका खर्चा कई लाखों में होता था। अब क्योंकि ये काम लेज़र से और बगैर चीरा फाड़ी के दूरबीन से होने लगे हैं, इम्प्लांट की ज़रूरत नहीं पड़ती है जो एक बड़ा कॉस्टली फैक्टर था इन स्पाइन के ऑपरेशंस में, तो वो कॉस्ट फैक्टर अब आधा भी नहीं रह गया है। तो लोगों को ऐसा लगता है कि नई टेक्नोलॉजी की वजह से या दूरबीन की वजह से शायद ज़्यादा महंगा इलाज होगा, लेकिन बिल्कुल इसका उल्टा है। अब इलाज का खर्चा लगभग आधे के रेंज में आ गया है और बिना इम्प्लांट के सर्जरी हो जाती है। आपकी बॉडी में कोई फॉरेन बॉडी या इम्प्लांट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है उसको सपोर्ट करने के लिए। आखिरी मैसेज जो आप हमारे दर्शकों को देना चाहें? जी, स्लिप डिस्क और शायटिका बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। हमने ये चर्चा इसलिए की कि लोग अपने सिम्टम्स को, अपनी बीमारी को, प्रॉब्लम को समझें, उसको हल्के में ना लें, तुरंत इलाज के लिए, डायग्नोसिस के लिए जाएं। डॉक्टर सलाह देते हैं तुरंत एक्सरे, एमआरआई कराएं जिससे मालूम पड़े और उसका फर्स्ट स्टेज में, सेकंड स्टेज में इलाज हो जाए, जो आपको ऑपरेशन की नौबत ही ना आए। अगर लापरवाही करेंगे तो नसें दबने लगेंगी तो फिर आपको सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आपको उससे बचना है तो आप इसको अर्ली स्टेज में डायग्नोस करके और पूरा क्योर कीजिए। 2-3 महीने आप लग करके इलाज लेंगे तो पूरी संभावना है, 90% चांसेस कि आप ठीक हो जाएंगे। जी बिल्कुल सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आदिनाथ टीवी चैनल के साथ जुड़े। थैंक यू।
तो ये हमारे साथ डॉक्टर सुदीप जैन थे, जिन्होंने हमें स्लिप डिस्क और साइटिका के बारे में बताया, जिस बीमारी को हम बहुत आम समझते हैं, लेकिन ये बीमारी कितनी दर्दनाक हो सकती है ये सिर्फ उसको सहने वाला ही जानता है। और ऐसे में आप इसे बिल्कुल इग्नोर ना करें। आप जिस तरह से सर ने बताया कि आप स्पाइन स्पेशलिस्ट के पास जाएं, डॉक्टर के पास जाएं, उनसे सलाह लें, दवाई लें, पूरा ट्रीटमेंट लें और इस बीमारी से आप निजात पा सकते हैं। तो अगली एपिसोड में हम नई बीमारी के बारे में बात करेंगे, लक्षण के बारे में बात करेंगे और नए डॉक्टर से बात करेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेंद्र।